सीटेट के लिए बहुत सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। तो उसी तरह से जो भाषा से 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें भाषा विकास के सिद्धांत से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो आइए भाषा विकास के सिद्धांत पे आज बात करते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत जो है मुख्य रूप से 4 मनोवैज्ञानिक ने दिया है। सबसे पहला जो नाम आता है वो जीन पियाजे का नाम आता है, दूसरा नाम आता है लीव वाइगॉत्स्की का नाम, और तीसरा जो नाम आता है चॉम्स्की का और फिर स्किनर का। तो चॉम्स्की और लीव वाइगॉत्स्की ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पहला जो है कह सकते हैं कि जीन पियाजे का भी जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जीन पियाजे ने कहा कि कोई भी बच्चा जो सीखता है वो संज्ञानात्मक विकास के साथ भाषा को सीखता है। इस बात को एकदम याद रखिएगा कि जीन पियाजे ने कहा था संज्ञानात्मक विकास के साथ, यानी कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी मानसिक क्षमता बढ़ती है, वो भाषा को सीखता जाता है। इनका कहना है कि भाषा को कोई सिखाता नहीं है, बच्चा अपने आप सीखता है, सेल्फ सीखता है उसके मानसिक विकास होने की वजह से। और उन्होंने कहा कि जो 0 से 2 साल जिसको हम लोग मोटर स्टेज कहते हैं, हम लोग पियाजे के स्टेज के बारे में पढ़ें, अगर नहीं पढ़ें तो मेरे वीडियो को आप देख लीजिएगा कि जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेज में बांटा था। उसका सबसे पहला स्टेज होता है 0 से 2 साल, जिसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, शैशवा अवस्था भी इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे मोटर अवस्था कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सबसे पहला अवस्था है 0 से 2 साल का, इसमें बच्चा चिन्हों और संकेतों का यूज़ करना जान जाता है। आप समझते होंगे कि बच्चा को जब भूख लगती है तो वो रोता है, तो ये एक संकेत होता है, या हाथ पीटता है, या कुछ ना कुछ उसका इशारा हो जाता है ना। तो चिन्ह और संकेतों को वो समझने लगता है। जैसे आप भी बच्चे को कुछ बोलेंगे, 2 साल से छोटे बच्चे को, तो वो समझ जाएगा, कुछ इशारा दे के कहिएगा तो वो समझता है। 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद का बच्चा समझना शुरू कर देता है। और वैसे बच्चा 1-2 महीने के बाद ही संकेत और चिन्हों को समझना शुरू कर देता है। तो ये है संज्ञानात्मक विकास पे है पियाजे, ये आप समझ गए होंगे। और 0 से 2 साल में बच्चा क्या करता है, चिन्ह और संकेत को समझना शुरू कर देता है। अब आता है प्रयोग भी करता है, शुरू मतलब सिर्फ समझता नहीं है, प्रयोग भी करता है। अब दूसरी अवस्था जो है वो है 2 से 7 साल की अवस्था, जिसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। उसे कहते हैं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, है ना। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो है, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, कहा जाता है। पियाजे ने कहा कि इस अवस्था में बच्चा जो है ना अपने आप से बात करता है, और उसमें बहुत सारी बातों को, भाषा को, टूटी फूटी भाषा को वो सीख जाता है। जैसे अब बच्चा कुछ खेलता रहेगा तो वो कहेगा, अपने से कहेगा कि अरे बालू का घर है, यहाँ पे राजा का बना देते हैं, यहाँ पे रानी बना देते हैं, या इस तरह से ये मेरा है, ये मम्मी का है, ये पापा का है, वो खुद से बोलता रहेगा। तो उससे वो टूटी फाटी भाषा सीख जाती है। लेकिन इस स्टेज के बारे में एक चीज़ और आप पढ़ चुके होंगे, जब हमने पियाजे का सिद्धांत पढ़ाए थे, उस वक्त संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ाए थे, तो उस वक्त आप पढ़े होंगे कि ये जो होती है बहुत ग्रहणशील अवस्था होती है। मतलब इसमें बच्चा बड़ी तेज़ी में कोई चीज़ को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में, चूँकि ये ग्रहणशील अवस्था है, इसलिए इस अवस्था में क्या होता है कि द्वितीय भाषा को भी बच्चा, अगर हम लोग द्वितीय भाषा उसे सिखाएं, जो मातृभाषा है वो तो वो अब तक लगभग सीख चुका होता है, लेकिन इस स्टेज में अगर आप द्वितीय भाषा उसे सिखाएंगे तो वो बड़ी आसानी से सीख जाता है। इसलिए द्वितीय भाषा कोशिश होनी चाहिए कि 2 से 7, मतलब जो 6-7 है, 6-7 5 साल के बाद बच्चों को सिखाना शुरू कर देना चाहिए। इस स्टेज का जो आखिरी पल है, मतलब 5 से ऊपर वाला, उसमें द्वितीय भाषा हम लोग सिखाना शुरू कर दें तो बच्चा बड़ी आसानी से सीख जाएगा। अब आते हैं लीव वाइगॉत्स्की पे। तो लीव वाइगॉत्स्की जो है, लीव वाइगॉत्स्की ने कहा, जैसे पियाजे ने कहा कि बच्चा खुद से सीखता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसका मानसिक विकास होता है, वो खुद से सीखता है। लेकिन लीव वाइगॉत्स्की ने इसके उलट कहा कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। मतलब जब तक बच्चा को हम लोग समाज में नहीं भेजेंगे तब तक बच्चा कोई भी भाषा नहीं सीख पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से, इंट्रैक्शन से सीखता है, और अपने बड़ों का, जो उससे ज़्यादा जानकार आदमी होता है, उसका वो अनुकरण करके सीखता है। तो लीव वाइगॉत्स्की से ये 2 बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, सामाजिक अंतःक्रिया और अनुकरण से वो सीखता है। जीन पियाजे जिस अवस्था को अहम केंद्रित कहा था, मतलब जिसमें बच्चा अपने आप से बात करता है, ईगोसेंट्रिक, तो अहम केंद्रित जिसको कहा था जीन पियाजे ने, उसी को इसने, वाइगॉत्स्की ने क्या कहा, निजी भाषा कहा। मतलब बच्चा जो अपने से बात करके कुछ सीखता है, तो उसको वाइगॉत्स्की ने क्या कहा कि यह बच्चे की निजी भाषा है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि पियाजे ने अहम केंद्रित कहा था, लेकिन वाइगॉत्स्की ने क्या कहा, निजी भाषा। अब आता है स्किनर। स्किनर के बारे में भाषा पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था जिसमें उसने कहा था कि बच्चा ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मतलब अवलोकन के थ्रू सीखता है। जब भी वो किसी चीज़ को देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बारे में कुछ बोलता है, कुछ सोचता है, अपने अंदर कुछ चेतना लाता है, और तब वो उसके बारे में कुछ बोलना शुरू करता है, जिससे भाषा का विकास होता है। तो बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है स्किनर के मुताबिक। चॉम्स्की ने क्या किया, चॉम्स्की ने कहा कि ये एक प्राकृतिक क्षमता है, मतलब ये जन्मजात क्षमता है। भाषा जो है, भाषा सीखने की जो क्षमता है वो एक जन्मजात क्षमता है। प्राकृतिक तौर पे वो, हाँ, पहले से
डाली जाती है, डली रहती है। इसलिए उसने इसको कहा कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो भी बालक है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, एलईडी है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि चॉम्स्की के अनुसार ये जन्मजात क्षमता है, कोई सिखाए ना सिखाए बच्चा सीखता चला जाएगा, जन्मजात क्षमता है उसकी वो। तो जन्मजात क्षमता है, उसको जैसे वैसा माहौल मिलेगा वो उस चीज़ को वो सीख लेगा। तो जन्मजात क्षमता रहे तो चॉम्स्की, एलईडी रहे तो चॉम्स्की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, प्राकृतिक रहे तो चॉम्स्की। आप समझ गए होंगे भाषा सीखने में ये सब चॉम्स्की का होता है। और उन्होंने एक और चीज़ कहा कि सभी भाषा को सीखने के लिए सार्वभौमिक व्याकरण है, सार्वभौमिक व्याकरण है, तो जिसको यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। सार्वभौमिक व्याकरण का मतलब ये हुआ कि उनका कहना था कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज में का हो, कोई भी लैंग्वेज सीख रहा हो बालक, लेकिन उसे सार्वभौमिक व्याकरण का पालन करना पड़ता है। मतलब सीखने के लिए कोई अगर हिंदी बेल्ट में बच्चा पैदा हुआ तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल ग्रामर के थ्रू वो सीखता है। जिस तरह से वो यहाँ सीखता है बिना किसी नियम कानून के, उसी तरह से अमेरिका में कोई बच्चा इंग्लिश सीख रहा है, पैदा हुआ और इंग्लिश सीख रहा है, तो उसको भी कोई बिना ग्रामर तिरामर के वो एक सिंपल ग्रामर है उसी के तरह उसी से वो सीखता रहता है। उसके लिए कोई स्पेशल ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह जो बचपन में जो लैंग्वेज सीखी जाती है, जो मातृभाषा सीखी जाती है, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये एक सार्वभौमिक व्याकरण से कोई भी बालक सीखता है। अब आता है भाषा के रूप। तो भाषा के रूप खासतौर से भारत में जो है वो 3 रूप हैं। एक है मातृभाषा, एक है मातृभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा और तीसरा है राजभाषा। तो ये 3 रूप है भारत में। तो आप समझ रहे हैं कि मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जो हम लोग माँ की गोद से ही सीखना शुरू करते हैं। किससे? माँ की गोद से ही सीखना शुरू करते हैं। और ये हमारी प्राथमिक भाषा होती है। क्या होती है? प्राथमिक भाषा या प्रारंभिक भाषा भी इसे कहते हैं। और जो हमारी शुरुआती शिक्षा होती है, आरंभिक शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा होती है, उसके लिए हमें मातृभाषा की आवश्यकता होती है। वो बेहतर जो होता है प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा जो है राष्ट्रभाषा। तो मातृभाषा से 3 चीज़, माँ की गोद से ये सीखते हैं, अपने परिवेश से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, है ना। ये प्राथमिक भाषा भी इसे कहते हैं, प्रथम भाषा भी कहते हैं। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए ये आवश्यक है। मतलब समझ रहे हैं ना, प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा 1 to 5 तक जो है मातृभाषा में ही शिक्षा देना बेहतर कहलाता है, बल्कि 1 to 8 तक मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर कहलाता है, ताकि बच्चे उसमें अच्छे से सीखते हैं। अब आता है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा जो भाषा पूरे देश में बोली जाती है ना, उसको हम लोग राष्ट्रभाषा कहेंगे। और राज का जो काम काज होता है, राज का जो काम काज होता है, राज का काम काज जो होता है, या राज काज के सभी कार्य में एक रूप से प्रयोग होता है। मतलब राज्य जो होता है, देश जो होता है, उसके सभी कार्य में इसका प्रयोग, सभी ऑफिस में, सभी जगह इसका प्रयोग अगर किया जाता है, मतलब समझ गए होंगे। देखिए, राष्ट्रभाषा में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। राष्ट्रभाषा का मतलब हुआ है जो पूरे देश में बोली जाती हो, और देश के भी जितने राजकाज की, मतलब राजकीय जो ऑफिस होता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, अगर राज का सभी कार्य उस भाषा में हो रहा हो और देश के सभी लोग उसको मान्यता दे रहे हों, तो समझ लीजिए कि वो भाषा राष्ट्रभाषा है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में, जो बहुत बड़ा देश है, अलग अलग बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। कहीं पठारी एरिया है, कहीं मैदानी एरिया है, कहीं की भाषा कुछ और है, कहीं की भाषा कुछ और है। खासतौर से आप देखिएगा, दक्षिण के लोग हिंदी नहीं बोलते और यहाँ के लोग तेलुगु मराठी नहीं बोलते। तो दोनों जगह में काफ़ी आसमान ज़मीन का अंतर आ जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, अगर हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बना दिया जाता तो उधर के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। और इसको लेकर के 1965-66 में काफ़ी विद्रोह भी हुआ था साउथ के लोग को, जब ऐसा कहा गया था कि 1965 तक के इंग्लिश कामकाज की भाषा रहेगी और उसके बाद हिंदी को प्रायिकता दी जाएगी। तो उधर के लोग ने 65 में, जैसे ही 15 साल पूरा है ना, तो 65 में जो है काफ़ी हंगामा हुआ और काफ़ी विद्रोह हुआ। तो फिर इंग्लिश और हिंदी मिला जुला ऑफिशियल लैंग्वेज बना हुआ है अभी तक भारत का। तो भारत में जो है ना, वो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है हिंदी। हिंदी को यहाँ की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, तो हिंदी को राजभाषा बना दिया गया है। चूँकि यहाँ के बहुसंख्यक जो हैं वो हिंदी बोलने वाले हैं, इसलिए इसे राजभाषा बना दिया गया। अगर किसी राज्य की मर्जी है तो अपनी मर्जी के ऊपर वो हिंदी का इस्तेमाल कर सकता है, या 2 राज्यों के बीच अगर समन्वय है, अगर वो दोनों चाहते हैं कि हाँ हिंदी को हम अपनी भाषा बनाएं, तो वो हिंदी में ही अपना लेन देन कर सकते हैं। तो इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को। तो अब समझ गए होंगे कि राष्ट्रभाषा जो पूरे देश में बोली जाती है ना, सभी लोगों द्वारा मान्य होती है, और देश का जो काम काज होता है उसी भाषा में होता है, तो वैसी भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। मातृभाषा कहते हैं जो माँ के गोद से, अपने परिवेश से, समाज से, है ना, सगे संबंधी से जो हम सीखते हैं उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। और जो प्राथमिक शिक्षा होती है हमारी, वो मातृभाषा में होती है। इसी को हम लोग प्राथमिक भाषा या प्रथम भाषा भी कहते हैं।
तो और राष्ट्रभाषा समझ ही गए। और राजभाषा का मतलब हुआ कि भारत में हिंदी एक राजभाषा है, चूँकि पूरे देश में एक भाषा को देश की भाषा मानने पे अभी तक कह सकते हैं कि बहुमत हासिल नहीं हुआ है, या लोगों में विचार इस बात पे एक सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से हिंदी को, चूँकि बहुसंख्यक लोग हिंदी बोलते हैं, इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा का। अब आता है त्रिभाषा सूत्र, है ना, त्रिभाषा सूत्र। ये जो है ना त्रिभाषा सूत्र, इस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिभाषा। तो त्रिभाषा जो है देखो अनुच्छेद, इसमें कुछ पहले अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 343 का जो एक है, अनुच्छेद 343 में दो पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट कहता है कि भारत की जो राज्य भाषा है वो कौन है, हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। जिसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 में इस बात का जिक्र कर दिया गया कि राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी होगी। 343 से 2 में कहा गया कि सभी कार्यालय कार्य के संपादन हेतु अंग्रेजी को 15 वर्षों तक प्रयोग किया जाएगा। 15 वर्ष के बाद इसका प्रयोग नहीं किया जाना था, लेकिन 15 वर्ष तक इसका प्रयोग किया जाना था। तो हमने बताया कि जैसे ही 1965 में विद्रोह हुआ तमिलनाडु में खास तौर से, तो फिर से वही हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सका। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। ये देखिए जो पहले हम लोगों ने पढ़ा वो 350 ए में दे दिया गया है कि प्राथमिक जो विद्यालय है या प्राथमिक स्तर पे हमें किस भाषा में एजुकेशन हासिल करना चाहिए, मातृभाषा में। तो अब आइए अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास हेतु, देख रहे हैं 351 में कहा गया कि हिंदी भाषा के विकास व प्रोत्साहन किया जाए ताकि सभी लोगों की यह भाषा बन सके। जो तमिलनाडु वगैरह में विद्रोह हो रहा है, अभी सीबीएसई वगैरह स्कूल बहुत तेज़ी में खुल रहा है, तो वहाँ भी हिंदी भाषा का विकास हो रहा है। तो हिंदी भाषा का विकास व प्रोत्साहन किया जाए ताकि सभी लोगों की भाषा बन जाए। ये अनुच्छेद 351 में कहा गया कि हिंदी का प्रोत्साहन और विकास की बात कही गई। अब आता है त्रिभाषा सूत्र। तो त्रिभाषा सूत्र जो देखे, त्रिभाषा सूत्र में कहा गया है 3 भाषाओं की बात कहा गया है, हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित। ये जो त्रिभाषी सूत्र है हिंदी से है, अंग्रेजी से है, और भी जो कोई आधुनिक भाषा है हमारे देश की जो अलग अलग राज्यों की अलग अलग हो सकती है, या फिर और भी भाषाएं हो सकती है, तो उससे संबंधित है। ये 3 भाषाओं के सिद्धांत से संबंधित है। त्रिभाषा सूत्र कोई नया विषय नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी सुझावों के लिए गठित राधा कृष्णन आयोग ने ही कर दिया था। तो अगर कहा जाए कि सबसे पहले जो सुझाव किसने दिया था त्रिभाषा का, तो उसमें दे देना राधा कृष्णन आयोग ने। सबसे पहला सुझाव, समझ रहे हैं ना, सुझाव, सुझाव में और त्रिभाषा को पास करने में, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। तो सबसे पहला सुझाव राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में दिया। और फिर 1964-66 में जो कोठारी कमीशन बनी थी, कोठारी कमीशन शिक्षा नीति के लिए, 1968 की शिक्षा नीति के लिए कोठारी कमीशन बनी थी 64 और 66 में, तो उसने त्रिभाषा सूत्र की बात कही और शिक्षा नीति में इसकी सिफारिश को मान ली गई, बल्कि उसे अप्लाई भी किया गया। तो जो अप्लाई किया गया तो वो क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। किसी भी स्कूल की जो पहली भाषा होगी वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भारतीय भाषा को बनाया जाएगा। जो हिंदी भाषी राज्य है वहाँ जो भारत की कोई और आधुनिक भारतीय भाषा है या अंग्रेज़ी होगी, है ना, कोई और, या अंग्रेज़ी, जैसे उर्दू जानने वाले लोग जो होते हैं जनरली अपनी दूसरी भाषा उर्दू को बनाते हैं, या मातृभाषा उर्दू को बनाते हैं और दूसरी भाषा हिंदी को बनाते हैं। तो वही कहा जाता है हिंदी, गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेज़ी होगी द्वितीय भाषा। मतलब अगर हिंदी आपका नहीं है तो आप हिंदी को या अंग्रेज़ी को दूसरी भाषा बनाइए। अपनी मातृभाषा अगर आपकी तेलुगु है तो तेलुगु को बनाइए, कन्नड़ है तो कन्नड़ को बनाइए मातृभाषा, लेकिन दूसरी भाषा आपको हिंदी या अंग्रेज़ी ही बनाना पड़ेगा। और जैसे हमारी मातृभाषा उर्दू है तो हमें बनाना पड़ेगा हिंदी को अपनी मातृभाषा या अंग्रेजी को द्वितीय मातृभाषा। तो इस तरह से कहा गया उसमें। और तीसरी भाषा के बारे में कहा गया कि हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी, जैसे तृतीय मातृभाषा जो होगी, हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी होगी तृतीय भाषा, या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा। तो देखते हैं ना यहाँ संस्कृत भी लोग पढ़ते हैं, मतलब पहली भाषा मातृभाषा हिंदी पढ़ते हैं, दूसरी भाषा अंग्रेजी और तृतीय भाषा के तौर पे संस्कृत पढ़ते हैं। तो या फिर उर्दू पढ़ते हैं, है ना, हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं और फिर अंग्रेजी पढ़ते हैं तृतीय भाषा के तौर पे। तो हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी, हिंदी भाषी राज्य है अगर, तो वहाँ हम लोग अंग्रेजी को तृतीय भाषा के तौर पे पढ़ते हैं या कोई और आधुनिक भारतीय भाषा को पढ़ते हैं। जैसे बिहार बोर्ड के स्कूल में आप देखेंगे कि हिंदी के साथ संस्कृत है या उर्दू के साथ हिंदी है। और जो तीसरी भाषा हो जाती है वो क्या हो जाती है, इंग्लिश हो जाती है, जिसमें फेल हो पास हो कोई बात नहीं।
तो समझ रहे होंगे कि तीसरी भाषा जो कोई और अन्य, मतलब पहली और दूसरी भाषा को, मातृभाषा को, और जो दूसरी भाषा आपने सीखा उसको छोड़ के कोई और आधुनिक भारतीय भाषा को आप अगर सीख रहे हैं तो उसे तीसरी भाषा कहते हैं। यही कहा गया था, ये जो कोठारी कमीशन में कहा गया था, और जिसको शिक्षा नीति 1968 में अप्लाई किया गया। इसे आगे भी जारी रखा गया, बल्कि 2020 की जो शिक्षा नीति है 68, 86, 92 और 2020 की शिक्षा नीति में भी इसको शामिल किया गया, त्रिभाषा को। अब एक चीज़ जानना होगा कि ये जो त्रिभाषा था इसको तमिलनाडु नहीं माना था। तमिलनाडु जो है वो द्विभाषा नीति को ही माना था, वो तमिल और अंग्रेजी ही पढ़ रहे थे। तो इस तरह से जो भाषा पे, भाषा के सिद्धांत पे और भाषा के रूप पे एक छोटा सा वीडियो था जो बन के तैयार हुआ। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप खुद भी देखें, इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें, है ना, और बेल भी बजाएं और सब्सक्राइब भी करें। तो अगला वीडियो नेक्स्ट फिर आपके सामने कल या परसों में लेकर के आऊँगा। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, भाषा में बड़ी मदद मिलेगी इससे।